मॉर्निंग गर्ल्स, आज हम करेंगे गांधी जी के राजनीतिक आदर्श। तो गांधी जी द्वारा जो पूर्ण आदर्श हैं वो उनके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक दार्शनिक अराजकतावादी पूर्ण आदर्श दार्शनिक अराजकतावादी अर्थात राज्य विहीन समाज की बात कही। अब ये उल्लेखनीय बात है कि गांधी जी ने अराजक समाज की स्थापना को असंभव मानकर उसकी उपेक्षा नहीं की, बल्कि सैद्धांतिक प्रेरणा एवं लक्ष्य के रूप में ही उसके महत्व को स्वीकारा। अब दो लक्षण उन्होंने यहाँ पर बताए हैं पूर्ण आदर्श को केंद्र में रखकर, जो हैं, पहला है यह पूर्ण आदर्श के यथासंभव निकट हो, और दूसरी बात है व्यवहार में इस उपादर्श को प्राप्त करना संभव हो। तो गांधी जी ने अराजकतावादी समाज को एक पूर्ण आदर्श के रूप में स्वीकारा है और इसके निकटतम उपादर्श के रूप में राम राज्य की धारणा को प्रस्तुत किया है। तो राम राज्य कैसा था? एक अहिंसक समाज जिसमें सभी सुखी थे, किसी को कोई दुख नहीं था और विभिन्न बाधाओं के बावजूद व्यवहार में उसे प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा उनका मानना था। गांधी जी ने राम राज्य के अर्थ एवं विशेषता को प्रकट करते हुए अहिंसात्मक समाज और ग्राम स्वराज्य की बात कही। अब क्या विशेषताएं बताई उन्होंने अपने राम राज्य की? पहली, कि राज्य सत्ता सेवक के रूप में होगी, यानी राम राज्य में राज्य का अस्तित्व तो होगा, लेकिन वह एक शक्तिवादी एवं हिंसावादी संस्था के रूप में नहीं होगा, यानी राज्य जनता की सेवा करने वाली संस्था के रूप में कार्य करेगा और सेना, पुलिस, न्यायालय, जेल आदि का प्रयोग कम से कम या केवल समाज विरोधी तत्वों को रोकने के लिए ही करेगा और उसे हिंसात्मक रूप में प्रयोग नहीं करेगा। दूसरी बात है कि लोकतांत्रिक शासन में उनका विश्वास था, तो राम राज्य के शासन का रूप पूर्ण लोकतांत्रिक होगा, ऐसा उन्होंने माना, और राम राज्य में दल विहीन लोकतंत्र होगा और राजनीतिक व आर्थिक सत्ता का पूर्ण विकेंद्रीकरण भी किया जाएगा। शासन के सभी स्तरों पर निर्णय सार्वजनिक हित के आधार पर और सामान्य सहमति से लिए जाएंगे, यानी राम राज्य में निर्णय का आधार दलगत बहुमत नहीं होगा। तो इस प्रकार जनता का शासन होगा और सच्चा लोकतंत्र भी होगा। तीसरी बात गांधी जी ने कही विकेंद्रित सत्ता और ग्राम गणराज्य की। तो राम राज्य में शासन सत्ता संपूर्ण समाज में विकेंद्रित होगी, यानी सत्ता का सर्वाधिक प्रमुख केंद्र होगा ग्राम यानी गांव, और ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्रामवासी करेंगे। किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर। और ये ग्राम पंचायतें जिला स्तर के प्रतिनिधियों का चुनाव भी करेंगी, यानी प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक मत होगा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए जिला प्रशासन के प्रतिनिधि अपने प्रांतीय प्रशासन के प्रतिनिधियों को चुनेंगे और प्रांतीय प्रशासन के प्रतिनिधि राष्ट्रीय प्रशासन के प्रतिनिधियों को चुनेंगे। तो इस विकेंद्रित व्यवस्था में सत्ता का वास्तविक केंद्र हुआ ग्राम। तो इस तरीके से उन्होंने ग्राम गणराज्य की बात कही और ग्राम अपने स्तर पर वास्तविक विधायी, कार्यपालिका एवं न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करेगा। अब आते हैं हम चौथी बात पर, जो है स्वतंत्रता एवं समानता के सिद्धांतों पर संगठित व्यवस्था। तो सभी व्यक्तियों को समान रूप से अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होगी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, और ऐसे विचारों का विरोध विचारों की नैतिक शक्ति द्वारा एवं जनमत की शक्ति द्वारा ही किया जाएगा। यानी यदि ऐसा विचार है किसी को जो हिंसात्मक क्रांति का समर्थक है, तो ऐसी परिस्थिति में
जनमत शक्ति के द्वारा ही वो किया जाएगा। यानी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि लोगों को हिंसा का रास्ता अपनाना पड़े, वो भी जनता के द्वारा ही डिसाइडेड होगा। और सभी व्यक्तियों को समान सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे और इस बारे में जाति, धर्म, वर्ण और भाषा, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर गांधी जी ने एक विकेंद्रित अर्थव्यवस्था की बात भी कही। उन्होंने कहा कि राम राज्य में ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए कोई स्थान नहीं होगा जिसमें शोषण, अपराध और हिंसा हो। और राम राज्य की अर्थव्यवस्था जो है वो ग्राम स्वराज्य की अनुपूरक होगी। यानी कुटीर उद्योग होंगे और अपने आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हर व्यक्ति अपने ग्राम में कर सकता है और उत्पादन के साधनों के स्वामी जो हैं वो स्वयं व्यक्ति होंगे उसी गांव के। इस प्रकार कुटीर उद्योग एवं ग्राम की आर्थिक आत्मनिर्भरता ये दोनों राम राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार होंगे। यद्यपि अर्थव्यवस्था मशीनों पर आधारित नहीं होगी तो भी यदि ऐसी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है या किया जाएगा जो कि सुविधाजनक हो तो इनका प्रयोग किया जा सकता है, प्रोवाइडेड ये अर्थव्यवस्था के विकेंद्रीकरण को हानि नहीं पहुंचाएं और आर्थिक शोषण का साधन न बने। यानी यदि मानव को रिप्लेस करके मशीन्स आ जाएं, उसके खिलाफ थे गांधी जी। लेकिन यदि कार्य को शीघ्रता से करना है और सुचारू रूप से करने में यदि कोई मशीन मददगार है तो उसका प्रयोग किए जाने के विरोध में वो नहीं थे। फिर छठी बात है कि न्यास की भावना के साथ निजी संपत्ति की व्यवस्था की बात कही उन्होंने। यानी राम राज्य में निजी संपत्ति की परंपरागत प्रणाली को बनाए रखा जाना चाहिए, किंतु निजी संपत्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह शोषण, अन्याय एवं वर्ग संघर्ष का साधन न बने। तो निजी संपत्ति का स्वामी अपनी संपत्ति को समाज के प्रयोग में यानी निजी स्वार्थ की पूर्ति न करके समाज के काम आए उसकी संपत्ति उसके हितैषी थे। और समाज में आर्थिक प्रतियोगिता नहीं होगी ऐसी परिस्थिति में और व्यक्ति की संपत्ति के अपार संग्रह में भी रुचि नहीं होगी तो इस और व्यक्ति का शोषण भी नहीं होगा और वह स्वयं उपभोग न करके सभी के साथ मिलजुल कर उस संपत्ति का उपभोग करेगा, ऐसी धारणा गांधी जी की थी। यानी निजी संपत्ति का स्वामी इस वास्तविकता का अनुभव करेगा कि उसके पास जो कुछ संपत्ति है उसका असली स्वामी पूरा समाज है और समाज ने उसे इस संपत्ति का एक ट्रस्टी या संरक्षक नियुक्त किया है। फिर भरण पोषण हेतु शारीरिक श्रम की व्यवस्था का गांधी जी ने सपोर्ट और समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए अन्य किसी की मेहनत की कमाई को हड़पने की कोशिश नहीं करेगा और रोजगार के लिए शारीरिक श्रम करने से उसको लाभ भी होगा। जैसे व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकताएं सीमित होंगी, आलस्य का नशा जो है वो नहीं होगा, शरीर स्वस्थ होगा और रोजगार की समस्या भी हल होगी और व्यक्ति की अहिंसक वृत्ति का विकास होगा और ऊंच नीच की भावना का भी समाज में अंत होगा। गांधी के अनुसार राम राज्य में मात्र बौद्धिक एवं मानसिक श्रम द्वारा कोई आजीविका नहीं कमाएगा। यानी डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील ऐसे श्रम द्वारा समाज सेवा के कर्तव्य की पूर्ति करेंगे और बौद्धिक, मानसिक व अंतःकरण के स्तर पर संतोष एवं शांति का अनुभव भी करेंगे। फिर राम राज्य की सामाजिक संरचना, तो सामाजिक संरचना के अंतर्गत सत्य एवं अहिंसा के नैतिक मूल्यों के आधार पर ही वो अहिंसात्मक समाज की स्थापना करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, समाज का संगठन श्रम विभाजन के सिद्धांत के आधार पर 4 वर्गों वाला होगा। यानी जो हमारे मनु ने भी कहा और ये जो है धारणा थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र जो हैं 4 वर्ण और इनके अलग अलग व्यवसाय निश्चित हैं और हर वर्ग
उन कार्यों को करेगा और किसी दूसरे के कार्य में दखल नहीं देगा। तो अस्पृश्यता के लिए भी कोई स्थान नहीं होगा समाज में, ऐसा गांधी जी ने कहा। तीसरी बात उन्होंने कही कि आदर्श समाज में सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत का पालन होगा, यानी सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता दी जाएगी और उनके अनुयायियों के प्रति समान व्यवहार होगा। स्त्रियों को भी सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार होंगे और उनका मुख्य कार्य क्षेत्र परिवार ही होगा। और सभी बालकों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी और प्रत्येक ग्राम तथा मोहल्ले में प्राथमिक शिक्षा देने वाली स्वावलंबी पाठशालाएं भी स्थापित होंगी। और इस आदर्श समाज में शराब व मादक द्रव्यों के उत्पादन या बिक्री पर भी कोई पूरी पाबंदी होगी और इनके लिए रोक होगी। आदर्श समाज में गौ हत्या पर भी पाबंदी होगी। तो इस तरीके से उन्होंने जो सामाजिक संरचना है वो बताई राम राज्य की। और अंतिम बात जो उन्होंने कही वह थी विश्व बंधुत्व का सिद्धांत। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित की संकीर्ण मनोवृत्ति से मुक्त होगा हमारा समाज और सदैव विश्व हित के पक्ष में त्याग के लिए तत्पर रहेगा। और उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के साथ मित्रता, यानी पड़ोसी राज्य और भी अन्य राज्य, उनके साथ मित्रता, सहयोग, सद्भाव, इसके ऐसे संबंध स्थापित करके संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेगा। यानी हमारा राष्ट्र विश्व बंधुत्व के सिद्धांत को स्वीकार करने वाला नैतिक समाज होगा, राष्ट्रीय समाज नहीं होगा। यानी राष्ट्र के राष्ट्रीयता की बजाय अंतर्राष्ट्रीयता को ज़्यादा तवज्जो देगा अपने समाज में। तो राम राज्य न तो अन्य राज्यों पर आक्रमण करेगा, न साम्राज्यवादी होगा, न ही किसी अन्य राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा। तो ये थे गांधी जी के राजनीतिक विचार। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उनके आर्थिक और सामाजिक विचार